गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि ज़बरदस्त होंगे और रेगुलर की तरह अपनी पढ़ाई को हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। प्रीवियस क्लासेस में हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट आफ्टर मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक उठाया था, चुंबक एवं चुंबकत्व पर। और एक विशेष अध्ययन के तहत, एक विशेष क्रम के तहत हमने आपको समझाया था कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, चुंबक आकर्षित कैसे करता है। और फिर हमने समझा था कि ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, क्योंकि सबसे विधिवत एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग ऑस्टर्ड का परीक्षण कहते हैं। ऑस्टर्ड का परीक्षण इस बात का प्रमाण था कि चुंबकीय क्षेत्र बनता कैसे है। ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रमाण था कि चुंबकीय क्षेत्र बनना कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये था हमारा ऑस्टर्ड का परीक्षण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो जस्ट आफ्टर दिस इवेंट लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ऑस्टर्ड का परीक्षण अगर ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। जैसे थोड़ा सा लिखते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं। नो डाउट हम जानते हैं कि धारा ही किसको जन्म देती है? चुंबक को। धारा ही हमारा किसको जन्म देता है? चुंबकत्व को, मैग्नेटिज्म को। अब ये मैग्नेटिज्म उत्पन्न हुआ तो कौन बताया था इस बात को? ऑस्टर्ड ने बताया था। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। और ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में स्पष्ट ये बातें सिर्फ पता चला था कि चुंबकीय क्षेत्र आसपास एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रवाहित धारा के आसपास क्या एग्जिस्ट करता है? चुंबकीय क्षेत्र है प्रवाहित धारा के आसपास। अगर कहीं पर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर कहीं पर प्रवाहित धारा है, तो प्रवाहित धारा के आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये बताता है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब लोगों ने पूछा, लोगों का जो क्वेश्चन मार्क था, लोगों ने ये क्वेश्चन मार्क किया किससे? ऑस्टर्ड साहब से। लोगों ने डिमांड किया कि ऑस्टर्ड साहब ये बताइए, ये लोगों का क्वेश्चन मार्क था उस समय के दौरान, कि ऑस्टर्ड साहब, लोगों का प्रश्न था, ऑस्टर्ड साहब आपने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, ये लोगों ने पूछा। और क्या बोला? इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम और क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जैसे थोड़ा सा समझना, मतलब हल्का सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता दे, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी से ये शब्द क्लियर होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। कोई मैग्नेटिक फील्ड है कितना, इंटेंस कितनी है। यहाँ पर सिर्फ हमारे कहने का मतलब यह है कि लोगों ने पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लोगों ने यह भी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ऑस्टर्ड साहब फेल कर जाते हैं, और वही हमारी आज की क्लास है, जब इतना क्वेश्चन इनसे किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या है, कहीं पर अगर प्रवाहित धारा हो रही है तो उसके आसपास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कितना है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनसे डिमांड किया गया, इनसे न्यूमेरिकल वैल्यू डिमांड किया गया। न्यूमेरिकल
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लोगों ने डिमांड किया। तो यहाँ पर ये भाई साहब फेल कर जाते हैं और हमारा आज का डेरिवेशन यहीं पे शुभारंभ होता है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो ये है कि प्रवाहित धारावाही चालक के कारण, बहुत ध्यान समझना, प्रवाहित धारावाही चालक, प्रवाहित धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। प्रवाहित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, इसी को कुछ किताबें कहते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और सेम इसी लॉ को हम नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी लॉ को हम नाम देते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। यही नियम हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। मैं इस वीडियो में छोटा सा एक इमेज लगा दूंगा, छोटा सा एक फ़ोटो लगा दूंगा जो इस बात को बताएगा कि यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस टॉपिक को कैसे प्रदर्शित किया गया है। तो कुल मिला के बायो-सेवर्ट लॉ आपको पढ़ना ही है, बायो-सेवर्ट लॉ, ये बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सर बायो-सेवर्ट का नियम कहाँ लिखा है। तो जो ये शब्द लिखा है ना, प्रवाहित धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो शब्द लिखा हुआ है प्रवाहित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही इस बात का प्रमाण है कि इसी डेरिवेशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये हमारी हेडिंग है, इसको ऊपर लगा दिया जाए, विजिबल होगा, नोट करते चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, 4 तत्व बताता हूँ, एक तरह से तत्व, क्या कहेंगे हम लोग, तत्व कहेंगे। आपको मैं 4 बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर पॉइंट बताता हूँ, यहीं से हमारा आंसर निकलेगा, यहीं से पूरा थियरी बेस्ड होगा। तो द मोस्ट 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको इरेज कर देंगे, सिर्फ समझाने के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट्स always mention in your mind map, कहोगे सर ये क्या है, ये इतना खतरनाक इंग्लिश क्यों। मेरे बस कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ना है तो 5 बिंदुओं को बस ध्यान रखो, 5 बिंदुओं को, 4 से 5 बिंदु हैं। अगर बायो-सेवर्ट के नियम में कमांड बनाना है ना, कमांड बायो-सेवर्ट नियम में 5 बिंदुओं को दिमाग में रट लो, पूरा लॉ खत्म कर दोगे, पूरी सवाल खत्म कर दोगे। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक चालक तार लेना होगा। पहला पॉइंट समझना, सबसे पहले आपको चालक तार लेना होगा। क्या लेना होगा, चालक तार। कंडीशन है बेटा, कंडीशन है, कंडीशन, ये पहला पॉइंट। 5 पॉइंट मैंने बोला, 5 पॉइंट में पहला पॉइंट, सबसे पहले यही कंडीशन है कि तार होना चाहिए, तार होना चाहिए, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तार, मस्ट कंडीशन है, मतलब फिक्स कंडीशन। फिर दूसरा पॉइंट है, इस तार में धारा प्रवाहित होना चाहिए। क्या प्रवाहित होना चाहिए, धारा का प्रवाह होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट है चालक तार होना चाहिए, दूसरा पॉइंट प्रवाहित धारा होना चाहिए, मतलब धारा का प्रवाह होना चाहिए तार में। अब तीसरा पार्ट, आपको इस बड़े से तार में, ये बड़ा तार मान लो AB है फॉर एग्जांपल, तो इस बड़े से लंबे से चालक तार में एक सूक्ष्म हिस्सा लेना होगा। उस सूक्ष्म हिस्से को हम लोग नाम देते हैं एकांक लंबाई का अवयव।
आपको एक सूक्ष्म हिस्सा लेना होगा तार में, ये कंडीशनल है, फिक्स है, हर न्यूमेरिकल में लेना होगा। आपको पूरे बड़े तार में एक छोटा सा हिस्सा लेना होगा जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म एकांक लंबाई का अवयव। ये सब लिखते चलना, एकांक लंबाई का अवयव। ये है प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं सॉरी। तो धारा का प्रवाह हो, चालक तार हो, मस्ट कंडीशन, सूक्ष्म एकांक लंबाई का अवयव हो, ये होना चाहिए। अब हम लोग एक बाह्य बिंदु P को मेंशन करेंगे नाउ। अब हम लोग इस सूक्ष्म लंबाई के अवयव से एक बाह्य बिंदु P का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये बाह्य बिंदु P है। तो P क्या है सर, व्हाट इज P? P हमारा बाह्य बिंदु है जिसके बारे में आपको चौथा पॉइंट मेंशन करना होगा कि ये P हम क्यों लें, इस P का अस्तित्व क्या है। तो जो P है वो इस बात को बताता है कि धारा के कारण प्रवाहित, धारा के कारण कहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाले, कहाँ। जैसे वायर है तो वायर में कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस बात को बताएगा बाह्य बिंदु P। थोड़ा इसको अगले स्लाइड में फ्री होके देख लिया जाए। मान लो कि हमने ये एक तार बनाया, तो ये तार जब हमने बनाया तो इसमें एक सूक्ष्म अवयव हमने dl लिया, सूक्ष्म अवयव dl लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि dl के कारण कहाँ पर तीव्रता निकाले, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो प्रवाहित धारा है, जो तार में प्रवाहित धारा है, इस धारा I के कारण, इस चालक तार के कारण, इस चालक तार के कारण कहाँ तीव्रता निकालना है, कहाँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड तुम डिफाइन कर रहे हो तो कहाँ निकालना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, इस पॉइंट को बताएगा पॉइंट P। जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस बात को डिफाइन करेगा पॉइंट P। ठीक, तो यही चीज मैंने वहां पर बनाया है। इसको क्लियर ऑल करके अपने स्लाइड पे आते हैं, ये वाला। तो बाह्य बिंदु P इस बात का प्रमाण है, बाह्य बिंदु P इस बात का प्रमाण है कि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालें। तो जो P है ये इस बात को बताता है कि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये हमारा चौथा पॉइंट है। ये बाह्य बिंदु P ही हमारा क्या है, चौथा पॉइंट। और सबसे लास्ट पॉइंट, पांचवा और आखिरी सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आप बाह्य बिंदु को मिलाते हैं dl से तो ये क्या होता है, एक दूरी मिलती है आपको, कुछ ना कुछ एक डाटा मिलता है। जब आप dl को पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं, dl को पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू का नाम है r। ये प्यारा सा r बना लीजिए, r। ये हमारा पांचवा पॉइंट है, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाह्य बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। तो जो पांचवा पॉइंट है आप इसको थोड़ा सा मेंशन कर दो, ये हमें लगता है कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस पांचवें पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 5 टिप्स, इसको कह दो 5 टिप्स है एक तरह से फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, टिप्स हैं, टिप्स फॉर दिस लॉ। ऊपर जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिस इज टिप्स फॉर दिस लॉ। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे 5वें पॉइंट पर
तो थोड़ा पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिफ्थ पॉइंट को मेंशन कर दें। पांचवा पॉइंट ये बताता है कि बाह्य बिंदु P, इसको लिख दे क्योंकि याद रहना चाहिए, बाह्य बिंदु P तथा DL, बाह्य बिंदु P तथा DL, और DL क्या है? एकांक लंबाई का अवयव, एकांक लंबाई का अवयव। बाह्य बिंदु P तथा DL जो कि एकांक लंबाई का अवयव है, मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा है। मतलब पांचवा पॉइंट क्या है? बाह्य बिंदु P को DL से ज्वाइन कर दो, DL से। तो यही हमारा पांचवा पॉइंट है जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं दूरी r, जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं दूरी r। बात समझ में आया? जिसको हम लोगों ने मेंशन किया है इन दिस ग्राफ दूरी r, ये पांचवा पॉइंट है। और जो सूक्ष्म लंबाई का अवयव है इसको कॉन्सेप्ट में DL नाम दिया जाता है, ये भी इसमें मेंशन कर दीजिए। तीसरा पॉइंट जो था सूक्ष्म एकांक लंबाई का अवयव, इसी को नाम दिया जाता है DL। अब आप सोच रहे हो कि सर बायो सेवर्ट का नियम ऐसे कोई पढ़ाता है क्या? क्या रिलेशन था? अभी तक मजा नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले आपके माइंड को एकदम फ्रेश कर दिया, मेंशन कर दिया कि अगर तुमको बायो सेवर्ट लॉ पढ़ना है तो टिप्स क्या होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए। तो 5 महत्वपूर्ण बिंदु को अपने दिमाग में रख लो। अब 5 महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? चालक तार होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी, इट्स कंपल्सरी। कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, प्रवाहित धारा, चालक तार होना चाहिए। तो पहला कंडीशन चालक तार हो, दूसरा कंडीशन धारा का प्रवाह हो, तीसरा कंडीशन एकांक लंबाई का अवयव लेना है, चौथा कंडीशन बाह्य बिंदु P लेना है, पांचवा कंडीशन दोनों को मिला देना है, बाह्य बिंदु P को DL से मिला देना है। और इन 5 पॉइंट्स के बीच हम संबंध निकालेंगे, यही है हमारी अगली स्लाइड। तो अगले स्लाइड पे कदम रखते हैं और डायग्राम हमारा वही है, एक बार मैं फिर से बनाऊंगा सब कुछ, लेकिन बस आपको नोट करना है सब कुछ वही। तो आइए, ये हमारा एक तार है, इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I है, और एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट हम कहीं पर भी कट करेंगे, ये हमारा DL है, सूक्ष्म लंबाई का अवयव है, ये सूक्ष्म लंबाई का अवयव। और इसको आप ज्वाइन कर दो किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से। तो हमने पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया। जब हमने पॉइंट P से ज्वाइन किया तो यही दूरी हमारी R है, जैसे कि हमने डायग्राम में लिखा है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। ये देखो, हमने वही बाएं तरफ लिया, आपकी बार दाएं तरफ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ निकालना है वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो इतना सब कुछ हुआ, धारा I, बाह्य बिंदु P, दूरी R, एकांक लंबाई का अवयव। अब यहाँ पे एक स्पेशल एंगल यहाँ पर मेजर करेंगे, दैट इज द थीटा। DL और बाह्य बिंदु P के बीच जो एंगल बन रहा है बेटा, इसको थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा। ये थीटा कोण है। तो कौन सा कोण है सर? जो आपने DL लिया है, DL, ये देखो ऐसे ही तो DL है तार में ऐसे ही तो DL है, ये देखो, यही तो तुम्हारा सूक्ष्म लंबाई का अवयव है DL। वैसे ये बहुत छोटा है, लेकिन डायग्राम में हम इसको बड़ा दिखाते हैं ताकि बच्चा समझ पाए। DL हमारा क्या है? एक सूक्ष्म लंबाई का अवयव है, ये DL है। और इस DL को जब तुम बाह्य बिंदु P से मिलाते हो, बाह्य बिंदु P से DL को जब बाह्य बिंदु P से मिलाते हो तो इनके बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। ये देखो कोण, थीटा एंगल। यही थीटा कोण हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप डायग्राम को थोड़ा बारीकी से समझें। थीटा कौन सा कोण है? थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। तो ये छोटा सा डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थीटा किस बात को बताता है? DL तथा R के बीच का कोण बताता है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करके कहीं साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी यहीं पढ़ रहने दीजिए, इसका कोई बहुत खास यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, भूल मत जाना इसको।
ठीक, अब लॉ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बायोसेवर्ट के नियमानुसार, बायोसेवर्ट के नियमानुसार बायोसेवर्ट नियमानुसार बायोसेवर्ट के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पहला तत्व, पहला कारक, पहला बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इट मीन्स बी। बायोसेवर्ट के नियमानुसार किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, धारा के, किसके? धारा के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बायोसेवर्ट का नियम कहता है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे धारा का मान घटाओगे, इन बोथ केसेस, इन ऑल केसेस, धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा पर सीधा निर्भर करती है। 5 बिंदु जो मैंने बोला था उन्हीं 5 पॉइंट पर ये लॉ है। तो ये हमारा पहला बिंदु है कि धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा पॉइंट, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो शब्द लिखे हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एकांक लंबाई के अवयव पर। ये दूसरा पॉइंट है, एकांक लंबाई के अवयव पर ये सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, एकांक लंबाई का अवयव। आप अगर पॉइंट को समझो, बिंदु को समझो, तो मैंने कितने ट्रिकी वे में समझा दिया। जो डीएल है बेटा, डीएल, डीएल क्या है? तार का हिस्सा। डीएल क्या है? तार का हिस्सा है, तार का। तो चालक तार का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी तो तीव्रता घटेगा। तो दूसरा बिंदु कहता है, दूसरा बिंदु कहता है, इन शॉर्ट ट्रिक में कहता है कि लंबा तार होगा, लंबा तार होगा तो लंबा तार का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, और छोटा तार होगा, छोटा तार होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम। क्योंकि ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट यही तो दर्शा रहा है कि एकांक लंबाई के अवयव पर निर्भर कर रहा है। तो एकांक लंबाई का अवयव है तो लंबाई ही ना, है तो चालक तार का हिस्सा ही ना। तो बड़ा तार बड़ी तीव्रता, ज्यादा तीव्रता, छोटा तार छोटी तीव्रता, छोटा चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल मिला के जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा तीव्रता होगा, जितना कम तार होगा उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये दूसरा पॉइंट। इन सबको मर्ज करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्लाइड में समझते चले। 2 स्लाइड हुआ, अब तीसरी स्लाइड में हम चलते हैं कि बायोसेवर्ट ने बोला था, बायोसेवर्ट का अगला कितना 2 नियम हुआ ना, यहाँ पे 2 पॉइंट हुआ। अब तीसरे पॉइंट को मेंशन करते हैं, तीसरा पॉइंट। तो इन्होंने बोला था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन्होंने कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये साइन थीटा पर निर्भर करती है। किस पर बेटा? साइन थीटा पर, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या है? ये ज्या कोण है, एक तरह से ज्या कोण है, ज्या। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। तो ये ज्या कोण है, ज्या कोण। और ज्या कोण से क्या तात्पर्य है?
कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ज्या कोण का मतलब होता है जो थीटा हमने मेंशन किया था उसका बनने वाला कोण है ज्या, साइन थीटा। तो ये कोण पर भी डिपेंडेंट होता है। और चौथा पॉइंट है कि जो आपने बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है लिया है आर, तो हम कहेंगे कि अब इसको लिखते हैं थोड़ा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ये लास्ट पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मेंशन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु P तथा बाह्य बिंदु P, यहाँ P कैसे छूट गया, बाह्य बिंदु P तथा DL, बाह्य बिंदु P तथा DL। तो DL क्या है, एकांक लंबाई का अवयव, एकांक लंबाई का अवयव, एकांक लंबाई का अवयव। तो बाह्य बिंदु P तथा एकांक लंबाई का अवयव के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, आप मेन डायग्राम पे जरा फोकस करो, इसको पढ़ते हुए मेन डायग्राम पर फोकस करना, मेन डायग्राम पर कि बाह्य बिंदु P कहाँ है, बाह्य बिंदु P तथा DL कहाँ है। बाह्य बिंदु P तथा DL को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, तो ये कहाँ पर है, आइए फंडामेंटल डायग्राम पे चलते हैं, ये वाला डायग्राम। तो जरा देखो, ये है हमारा पॉइंट P और इस P को आप मिला रहे हो DL से, किससे, DL से, किससे मिला रहे हो बेटा, DL से। तो P और DL को जब मिला रहे हो तो बीच की दूरी कितना है, R है, बीच की दूरी कितना है, R। तो बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये पॉइंट सिर्फ इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि जस्ट नाउ अब आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ कि कैसे ये पॉइंट बना है। तो हमारा जो भी लॉ था उसमें तीसरा बिंदु था, ये तीसरा बिंदु था हमारा ये, और चौथा बिंदु था ये। तो चौथे बिंदु को थोड़ा बारीकी से समझना, चौथा बिंदु बिल्कुल क्लियर कह रहा है, चौथा पॉइंट बिल्कुल सीधा स्पष्ट बोल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र ये B, चुंबकीय क्षेत्र B, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/r² के। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। इन सभी को आप अगर मिला दो तो जरा देखो, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे कि प्रवाहित चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एकदम ऐसे ही लिखोगे, प्रवाहित धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात धारा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, धारा घटाओगे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट बोलोगे कि प्रवाहित चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रवाहित चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकांक लंबाई के अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा संबंध, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकांक लंबाई के अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है, संबंध नंबर दूसरा। इस अर्थात लंबा तार होगा तो तीव्रता ज़्यादा होगी, छोटा तार होगा तो तीव्रता कम होगी, ये दूसरा रिलेशन। इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा
कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है ये साइन थीटा पर निर्भर करता है, ज्या कोण पर निर्भर करता है, बनने वाले ज्या कोण पर निर्भर करता है। तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट लिख देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा और आखिरी पॉइंट, प्रवाहित चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु P तथा DL, बाह्य बिंदु P तथा DL को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुल मिलाकर ऐसे समझो, कोई बाह्य बिंदु P है, इस P को ज्वाइन करोगे किससे, DL से। कोई बाह्य बिंदु P है बेटा, P है, कोई दूसरा बिंदु DL है, तो P और DL को जब मिलाओगे तो बीच की दूरी क्या है, वो R है। और बीच की दूरी का वर्ग मतलब R का तुमको करना है वर्ग, तो बन जाएगा R², और इसका व्युत्क्रम करोगे तो बन जाएगा 1/R²। तो यही टर्म हमने लिखा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन चारों समीकरण को जब आप मिला दोगे, जब इन चारों समीकरणों को मिला दोगे तो चारों समीकरण को मिलाने पे हमारा आंसर बनेगा, आइए लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा डेरिवेशन भी समाप्त होगा। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से चारों को एक बार देख लीजिए बेटा। B इज I, B इज DL, B इज साइन थीटा, B इज R²। तो जब चारों को मिलाओगे तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाइड बाई DL मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा एंड होल डिवाइड बाई R²। यही तो बनेगा। चारों को मिला दो तो जितने सीधा सीधा संबंध वाले हैं वो एक साथ, देखो धारा का संबंध सीधा, DL का संबंध सीधा, साइन थीटा का संबंध सीधा, तो तीनों ऊपर आ गए और व्युत्क्रमानुपाती था तो नीचे मिल गया। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब जब व्युत्क्रमानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक की वैल्यू है B बराबर μ0/4π, μ0/4π। जब ये अनुक्रमानुपाती सिंबल हटेगा तो नियतांक आता है μ0/4π, बगल में लिखोगे I, बगल में लिखोगे DL, बगल में लिखोगे साइन ऑफ थीटा होल डिवाइड बाई R²। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपके डेरिवेशन का पॉइंट था। यहाँ पे हमारा डेरिवेशन समाप्त होता है, यहाँ पे हमारा डेरिवेशन क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। अभी इसमें कुछ बातें और भी बताना है, बस समझते चलिए, सुनते चलिए। यहाँ पे हमारा डेरिवेशन समाप्त। अब जिन बच्चों को ना पता हो तो ये जो μ0/4π शब्द आया है, ये पहली चीज नियतांक है। पहली चीज ये क्या है बेटा, नियतांक है। नियतांक है तो कौन सा नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इसकी वैल्यू क्या है, फिर इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। बस। तो जहाँ जहाँ तुमको दिख जाए μ0/4π, उसकी जगह क्या रख देना, 10⁻⁻7। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ये रट्टा मार लो, 10⁻⁻7 होता है, ये इसका वैल्यू है। और जो बगल में है वो सारा फॉर्मूला है। अभी बहुत सारे पॉइंट है, अभी भागना नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है। इतना बात आपने समझा। अब चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर। लिखते चलना, कॉपी किताब लेकर के लिखते चलना। जो μ0 आया है, μ0, इसको हम लोग नाम देते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ये आपको याद रखना है, निर्वात की चुंबकशीलता। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इसलिए अलग से नोट करके लिख लो इस पॉइंट को।
डेरिवेशन के अलावा नोट करके आपसे प्रश्न पूछेगा म्यू नॉट किसे कहते हैं, म्यू नॉट, तो आप नाम दोगे, इनको नाम दोगे निर्वात की चुंबकशीलता। और बड़े प्यार से समझना बेटा, म्यू नॉट भी एक प्रकार से नियतांक है, म्यू नॉट खुद में नियतांक है, म्यू नॉट अलग से खुद में नियतांक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो देखना म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये इसकी वैल्यू है, मतलब 4 पाई से गुणा कर दो 10⁻⁻7 को। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। म्यू नॉट का नाम क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसका आंकिक मान कितना होता है, तो 4 पाई मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और क्या आपको बझाएगा, यहीं पर आपको बझाएगा कि फिर ये क्या है, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, तो क्या घबराना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁻⁻7। ये पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वांटिटीज। ये डिफरेंस है दोनों महत्वपूर्ण बिंदु में। कहोगे सर आया कहाँ से, थोड़ा इसमें और मजा दे सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल मजा दे सकते हैं। देखो कैसे, जबरदस्त तरीके से मजा आएगा, समझ में आएगा। अच्छा ये म्यू नॉट है ना, ऊपर क्या लिखा है, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की जगह ये वाली वैल्यू चिपका दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 चिपका सकते हैं ना। ये देखो ऊपर क्या है, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। देखो मैंने चिपका दिया। और नीचे क्या है, 4 पाई, नीचे क्या है 4 पाई। तो आप इतने तो होशियार हैं ही, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। और यही रीज़न है कि आंसर क्या देते हैं, 10⁻�7। ये देखो डायरेक्ट आंसर, समझ में आया। तो आपको ये समझना है महत्वपूर्ण बिंदु, म्यू नॉट क्या होता है, नियतांक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, नियतांक है। दोनों का काम अलग अलग है। म्यू नॉट की वैल्यू बोले तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और दोनों का अनुपात पूछे तो ये 10⁻⁻7। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा केस स्टडी पर। इस पॉइंट को छोटा करके इसी स्लाइड में हम केस स्टडी पढ़ लें और फिर हमारा पॉइंट समाप्त। यहाँ पे केस स्टडी, अभी बायो-सेवर्ट लॉ पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ है ये। अब हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट के नियम का। तो केस स्टडी में समझते चलिएगा, शर्त का अध्ययन कर रहे हैं, केस स्टडी। और केस स्टडी में पहला शर्त, व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आपने पढ़ा है साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई धारा i dl, और साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री होल डिवाइड बाई r का स्क्वायर, यही तो बनेगा। याद करो जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो साइन 0 क्या है, 0 हो गया। तो ओवरऑल b की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, सो मैग्नेटिक फील्ड 0। थीटा बराबर 0 डिग्री, सो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो डायरेक्ट पॉइंट आपको मिल गया कि जब थीटा 0 होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या होता है, शून्य होता है। अगला केस स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा, बस देखो बोर्ड 10th वाले बच्चों के लिए इतना ही पर्याप्त है। दूसरा केस स्टडी, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 का मतलब साइन 90 अधिकतम होगा। थीटा 90 की बात कर रहे हैं ना, केस सेकंड, ये बेटा केस सेकंड है। तो केस सेकंड कहता है थीटा 90, और थीटा 90 का मतलब होता है अधिकतम। आप बात फील कर पा रहे होंगे, साइन थीटा के अधिकतम का मतलब है 90, तो साइन 90 का मतलब अधिकतम मान।
क्योंकि आप जानते हैं साइन की वैल्यू 90 पर अधिकतम होती है, तो साइन 90 अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस वैल्यू को जब पुट करोगे तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, प्रवाहित धारा I बगल में dl, बगल में साइन ऑफ 90 डिग्री एंड होल डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो साइन 90 1 होता है, सो हमारा आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बगल में I बगल में dl मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड होल डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये भी आपका कहानी खत्म। और तीसरा और सबसे आखिरी शर्त, केस नंबर 3, केस थर्ड, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। साइन में भी 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि थीटा ही रखोगे तो साइन 180 क्या हो गया, 0 हो गया। जब हम तीसरे केस की बात करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो थीटा 180 पर साइन 180 क्या है, 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा का सबसे आखिरी शर्त है 180, तो 180 पर भी शून्य चुंबकीय क्षेत्र, तो शून्य आना न्यूनतम को बताता है, न्यूनतम तीव्रता को। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे न्यूनतम कब होगा, तो एक जवाब दोगे 0 डिग्री पर और एक जवाब दोगे 180 डिग्री पर, क्योंकि जब जब चुंबकीय क्षेत्र 0 आता है तब तब उसको न्यूनतम कहोगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंग्लिश में कहेंगे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 फॉर द स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब जब आपसे बोले अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब जब आपसे बोले अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो दूसरा शर्त याद रखिएगा, डीएल साइन 90, साइन 90 होता है अधिकतम का केस। और यहां से अब आपको लास्ट ट्रिक देने जा रहा हूं। केस स्टडी हमने पढ़ लिया, तो जब जब आपको सवाल लगाना होगा तो लिख के समझ लीजिए, लिख के समझ लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह अंक रख देना 10 की घात -7, क्वेश्चन सॉल्व। आई की जगह धारा का मान रखना, आई की जगह क्या रखोगे, धारा का मान, और किस में रखोगे, एम्पियर में रखना, क्योंकि धारा का मान सदैव एम्पियर में रखते हैं। तीसरा पॉइंट डीएल शब्द था, तो डीएल क्या था, एकांक लंबाई का अवयव। डीएल क्या था बेटा, एकांक लंबाई का अवयव। तो न्यूमेरिकल लगाते समय पूरे चालक तार की लंबाई रख देना। न्यूमेरिकल लगाते समय डीएल की जगह हम क्या करते हैं, पूरे चालक तार की लंबाई रख देते हैं, पूरे चालक तार की लंबाई रख देते हैं। बात समझ में आया। और आर क्या है, आर क्या है, बीच की दूरी है, पता ही है कितने दूरी पर निकालना है, तो ये बीच की दूरी गिवन होगा, कितने पर निकालना है, जैसे 10 सेंटीमीटर, जैसे 5 मीटर, जैसे 100 सेंटीमीटर, जैसे 800 मिलीमीटर, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है वो कि कितने दूरी पर तीव्रता निकालना है। तो ऐसे वैल्यू दिया होगा 10, 20, 30, 40, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, ऐसे बीच की दूरी। और कुल मिला के साइन हमेशा 90 रखना। आप अपने लिए मैक्सिमम केस में थीटा हम क्या लेके चलते हैं, 90। इतना ट्रिक अगर आपने पकड़ लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र 0 और 180 पर शून्य मिलता है, 90 पर अधिकतम मिलता है। तो यहाँ पे हमारा बायो सेवर्ट का नियम हुआ कंप्लीट समाप्त। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे ही लिखना होगा, एक बार दर्शन कर लिया जाए सारे टॉपिक्स को। तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग बायो सेवर्ट का नियम, तो बेस समझना, बेस।
धारा से चुंबकत्व का जन्म होता है, ये ऑस्टर्ड ने बोला, लेकिन ऑस्टर्ड साहब फेल कर जाते हैं जब उनसे परिमाण की बात की गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की गई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर फेल कर जाते हैं। अगली स्लाइड में हम समझते हैं, अगली स्लाइड में हमने समझा कि बायो-सेवर्ट का नियम में 5 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर हमने अगले स्लाइड में समझा कि लिखते कैसे हैं, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 लिखना कैसे है, और एग्जाम में आपको सेम एज इट इज यही स्लाइड कॉपी पेस्ट कर देना है, यही स्लाइड कॉपी पेस्ट, ये पूरा चित्र रहेगा सेम एज इट इज, और इसी के जस्ट आफ्टर दिस ये स्लाइड आपको ऐसे ही बेटा कॉपी पेस्ट करना है। दूसरी स्लाइड, अब तीसरी स्लाइड देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो उनको बता दो कि म्यू नॉट के बारे में ये कहानी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बारे में ये कहानी है, और केस स्टडी करके आगे बढ़ जाओ। केस स्टडी उनको बता करके आगे बढ़ जाओ कि कब न्यूनतम है, कब अधिकतम है, कब न्यूनतम है, तीनों केस स्टडी कर लो बस। और छठवीं स्लाइड तो हिंट है, छठवीं स्लाइड तो आपके लिए हिंट है, ये बहुत खास आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये तो मन में याद रखना है, इसको एग्जाम में मत लिख देना, तो इसको एग्जाम में नहीं लिखना है बेटा, एग्जाम में नहीं लिखना है। पता चले कुछ बच्चे लिख देंगे, तो नहीं लिखना है एग्जाम में, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक। ये बस समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था, तो इसको मैं एक तरह से काट देता हूँ, ये पूरी स्लाइड मैंने एक तरह से काट दिया, ठीक, इसको नहीं लिखना है। चलिए ठीक, आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम हमने पढ़ लिया। अगले क्लास पे हम पढ़ेंगे बल के बारे में, कि चुंबकीय क्षेत्र में बल कैसे लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल क्या लगता है, तार पर क्या बल लगता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा।